Hello everyone, this is Anuj Mittal from ACE Institute and you're watching our YouTube channel. Well, आज के वीडियो में हम एक क्विज खेलने वाले हैं. क्विज होगी कॉमन प्रीपोजिशन मिस्टेक्स के बारे में कि कैसे बहुत सारी जो वर्ड्स के साथ हमें जो प्रीपोजिशन लगानी होती है और वहाँ पर लोग अक्सर गलतियाँ कर देते हैं कि शायद या तो उन्हें पता नहीं कि राइट प्रीपोजिशन क्या लगनी चाहिए, वो चेक नहीं करते हैं. सो आइए कुछ प्रीपोजिशन के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं और इस वीडियो में हम वो क्विज खेलेंगे भी और साथ में कुछ सीखेंगे भी. और बिफोर आई स्टार्ट दिस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एक पेन और साथ में एक नोटबुक लेकर बैठें ताकि आप साथ साथ मेरे साथ क्विज को खेल सकें. व्हेन आई शो द क्वेश्चन, सबसे पहले आपको अपना आंसर लिखना है और फिर करेक्ट आंसर से टैली करना है कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट आपने सॉल्व किए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम बिजी डैश माय बिजनेस. So when I say I'm busy dash my business, तो इसमें आपके मन में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? लेकिन हिंदी भी सही, मैं अपने काम में आजकल बहुत बिजी हूँ, पढ़ाई में बिजी हूँ, जॉब में बिजी हूँ. सो यहाँ पर आपके पास में आई शो यू 3 चॉइसेस. तो आप इन तीनों चॉइस में से भी कोई वर्ड ले सकते हैं. तो you have 3 options. तो out of these 3 options you can choose one. What will you say? I am busy in my business, I am busy with my business, or I am busy for my business. You can write your answer and the correct answer is I am busy with my business. हिंदी को देखेंगे तो शायद इन मन में आ सकता है क्योंकि हिंदी कहती है मैं, कि मैं अपने काम में बिजी हूं. और बचपन से अधिकतर लोगों ने यही सीखा कि जहां मैं हिंदी में लगाते हैं वहां इंग्लिश में इन लगाते हैं, जबकि ऐसा हर जगह नहीं हो सकता. मैं मानता हूं कुछ जगह मैं का ये लॉजिक बिल्कुल ठीक बैठता है, लेकिन सिर्फ तब जब एक बाउंड्री के अंदर हम किसी चीज में हो या कोई चीज हो. एक बाउंड्री के अंदर अगर कोई चीज है तो इनका यूज अप्रोप्रिएट है, बट नॉट एवरीवेयर, स्पेशली विद वर्ब्स. कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी ये हिंदी से नहीं देखा जा सकता, ये हमें डिक्शनरी में ही चेक करना होगा. और डिक्शनरी बताती है कि बिजी के बाद हम विद का इस्तेमाल करते हैं, इनका नहीं. सो आई एम बिजी विद माई स्टडीज, माई बिजनेस, माई जॉब, मीटिंग, कुछ भी. तो आप भी जिस चीज में बिजी हैं आजकल ध्यान दें, उस पर बोलने की आदत डालें ताकि वो अगर इन है आपके लैंग्वेज में तो खत्म हो जाए. तो आई एम बिजी विद. किसी से पूछना भी हो, सो आर यू बिजी विद समथिंग. या अक्सर हम लोगों से पूछते भी हैं कि किस काम में बिजी हो. तो किस काम में बिजी हो, व्हाट आर यू बिजी विद. और आजकल बहुत से लोग बोलते हैं इसके लॉकडाउन में या इस घर में बैठे हुए हैं, कोई कोचिंग नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, तो मैं आजकल फ्री हूं. फ्री की जगह चाहें तो यू कैन यूज अ बेटर सेंटेंस, आई एम बिजी विद नथिंग. व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, अगेन द सेम थिंग व्हिच वी हैड डिस्कस इन द फर्स्ट वीडियो, कि कोई भी चीज अगर आप सीखते हैं तो साथ साथ यूज जरूर करें ताकि आपके लैंग्वेज में आनी शुरू हो जाए. सिर्फ मीनिंग जानने से कुछ नहीं होगा. सो बिजी के बाद हमें विद लगाना, ये हमारा पहला प्रीपोजिशन रहा. लेट्स टर्न टू द सेकंड वन हियर. व्हेन आई से आई एम न्यू डैश दिल्ली. So I am new dash Delhi. क्या लगा है? मैं हिंदी में जब अक्सर बोलते हैं कि मैं शहर में नया हूँ, मैं दिल्ली में नया हूँ, मैं इस कॉलेज में नया हूँ, इस डिपार्टमेंट में नया हूँ. सो इंग्लिश में आपके मन में आउट ऑफ दीज 3 चॉइसेस आप क्या पुट करना चाहेंगे? एंड आई होप यू मस्ट हैव रिटन योर आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज आई एम न्यू टू दिल्ली. यस, यहां पर भी हिंदी में मैं है कि मैं शहर में नया हूं, पर इंग्लिश में लगेगा टू. सो आई एम न्यू टू दिल्ली. और शायद हम पूछते भी कई बार लोगों से, जब किसी को एक शहर में देखते हैं और हमें लगता है कि पहले देखा नहीं है, तो हम पूछते हैं आर यू न्यू टू दिस सिटी, आर यू न्यू टू दिस कॉलेज. सो ट्राई टू यूज दिस ऑल्सो इन योर लैंग्वेज. सो नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन हियर. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, ही डाइड डैश कैंसर. कोई भी बीमारी हो सकती है. तो हिंदी में अक्सर हम बोलते हैं कि कैंसर से उसकी डेथ हुई, हार्ट अटैक से डेथ हो गई या कोरोना वायरस से डेथ हो गई. तो आउट ऑफ दीज 3 चॉइसेस व्हाट कम्स इन योर माइंड? पिक योर आंसर, नोट इट डाउन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ. ही डाइड ऑफ कैंसर. वेल, अक्सर हिंदी में ये सिखाया जाता है कि से जहां लग जाए वहां फ्रॉम लगा देते हैं. अगेन, कुछ जगहों पर रूल बिल्कुल ठीक बैठेगा, बट नॉट एवरीवेयर. तो वो कैंसर से मरा, ही डाइड ऑफ कैंसर.
उसकी डेथ कोरोना वायरस से हुई, ही डाइड ऑफ कोरोना वायरस। यहां पर आप फ्रॉम को यूज नहीं कर सकते हैं। वेल, लेट्स फोर्थ क्वेश्चन हियर. So what happened dash you? So what happened dash you? What should I use here? What happened with you? What happened to you? Or what happened in you? Which preposition should I use out of these three? Well, I hope you must have written your choice. And the correct answer is to. What happened to you? हिंदी में देखें तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। तो अक्सर लोग उस साथ को देखकर विद लगाने की कोशिश करते हैं, जो अगेन वो ट्रांसलेशन मोड में रह जाते हैं। डिक्शनरी में चेक करें कि हैपन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लग सकती है। व्हाट हैपेंड टू यू, वी शुड नॉट से व्हाट हैपेंड विद यू, दैट विल बी रॉन्ग टू से दैट। ओके, लेट्स जंप टू द फिफ्थ क्वेश्चन हियर. आई फियर डैश माय फादर. डरना, फियर, तो मुझे अपने फादर से डर लगता है. So we have three choices again here: from, of, to. Well, which one you pick? I fear from my father, I fear of my father, I fear to my father. Well, write your choice. And the correct answer is no preposition. Yes. With fear, we don't use any preposition. आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हमें कैसे मालूम चले कि यह प्रेपोजिशन लगेगी या नहीं लगेगी। वेल, जब आप डिक्शनरी में वर्ड के सामने उसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो फियर की एक्सप्लेनेशन दिखाई देगी. इफ यू फियर समवन और समथिंग. लुक एट द सेंटेंस अगेन. इफ यू फियर समवन और समथिंग, मीन्स फियर के बाद यहाँ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ यूज नहीं करना. आई फियर माई फादर, उसको डर लगता है अपनी मदर से, तो ही फियर्स हिज मदर. अब तो नहीं है, बचपन में मुझे अपने मैथ्स टीचर से डर लगता था. आई यूज्ड टू फियर माय मैथ्स टीचर. अब हम किसी से पूछना चाहें भी, आपको डर लगता है किसी से? डू यू फियर एनीवन? अगेन ट्राई टू यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई वर्ड सीखें, लैंग्वेज में यूज करें, अलग अलग सेंटेंस बनाएं, अलग अलग स्ट्रक्चर से बनाएं, ताकि वो लैंग्वेज में यूज हो सके. वेल, we have done 5 questions now. Now the sixth one. So sixth question says, I am good dash driving. So I'm good dash driving. क्या लेना? मैं ड्राइविंग में अच्छा हूँ, वो अकाउंट्स में अच्छा है, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, अक्सर हम बोलते हैं कुकिंग में वो अच्छा है. So इंग्लिश में क्या कहोगे? I'm good in driving, I'm good at driving, I'm good with driving. What's your choice? Well, write your answers fast, please, if you are writing with me here. And the correct answer is at. I'm good at driving. कोई भी किसी काम में अच्छा हो, जस्ट अपने आसपास के लोगों को देखें, कौन कौन सा व्यक्ति किस काम में अच्छा है. कोई दिखाई देगा आपको कि वो इज गुड एट स्टडीज, इज गुड एट स्पोर्ट्स. कोई, हाँ, स्टडीज को जब हमने यहाँ पर यूज किया तो एक वर्ब की तरह यूज नहीं किया, तुमने स्टडीज लगा दिया. पर कोई वर्ब लगाओगे अगर, तो उसमें नॉर्मली हम आईएनजी लगाते हैं. ही इज गुड एट कुकिंग, ही इज गुड एट ड्राइविंग, आई एम गुड एट डूइंग इट, आई एम गुड एट इट, शॉर्ट में बोलते हैं. सो आप इस सेंटेंस को भी लैंग्वेज में यूज जरूर करें. नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ सेज, आई लाइक टू हैव राइस डैश लंच. मुझे लंच में राइस खाना पसंद है. सो आई लाइक टू हैव राइस preposition. First thing आपके मन में कौन सी आती है? बिना ऑप्शंस के देखते हैं. You write your own. Now choose out of these options. So these 3 options you have, choose out of them. Okay, and the correct answer says for. So I like to have rice for lunch. Again ध्यान दें, यहाँ पर भी हिंदी में लगा है कि मैं लंच में राइस खाता हूँ, पर यहाँ पर भी हमने इनका यूज नहीं किया. So, मैं राइस लेता हूँ लंच में, तो लंच के पर्पस के लिए राइस लेता हूँ, तो पर्पस को पूरा कर रहे हो आप. So I like to have rice for lunch. So 7th question done. So we have total 10 questions now. 3 more left. So let's jump to question number 8 now here. So 8.1 says it's 10 o'clock and he's still lying dash bed.
तो ही स्टिल लाइंग डैश बेड। तो ही इज लाइंग के बाद में कौन सा ऑप्शन चूज करूं? इन बेड, ऑन बेड और एट बेड? He is lying in bed, he is lying on bed, he is lying at bed. Please write your choice. And the correct answer says he is lying in bed. मन में शायद कुछ लोगों के ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये ऑन बेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब एक सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है तो हम ऑन लगाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तो ग्रामर सेज कि जब आप बेड पर लेटे होते हैं तो आप बेड की बाउंड्री में आ जाते हो। तो से ही इज लाइंग इन बेड, नॉट ऑन बेड। सो यहाँ पर इन का ही यूज अकॉर्डिंग टू ग्रामर होता है, ऑन का यूज नहीं होता है। वेल, क्वेश्चन नंबर 9 here now. China attacked dash India. So China attacked dash India. क्या पिक करेंगे आप? China attacked dash India. So China attacked. Yeah, 3 choices again. Just pick out of that. In लगाना है, on लगाना है, at लगाना है. So China attacked in India, China attacked on India, China attacked at India. And the answer is no preposition. China attacked India. Attack के बाद कोई preposition नहीं आती, पर बहुत सारे लोग लगाते हैं क्योंकि वो हिंदी को देखते हैं कि चाइना ने इंडिया पर अटैक किया, तो पर का मतलब ऑन सीखा है तो ऑन लगा दिया। नहीं, चाइना अटैक्ड इंडिया, तो यहां पर आप कोई और preposition लगाने वाले नहीं है। चाइना अटैक्ड इंडिया डायरेक्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए। Well, let's jump to the last question now here. So मैंने कहा please remind me dash his birthday. कल उसका बर्थडे, मुझे पता है मैं भूल जाऊंगा, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप मुझे याद दिला देना। प्लीज रिमाइंड मी। 3 चॉइसेस आपके पास में है, तो प्लीज रिमाइंड मी फॉर हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे और ऑफ हिज बर्थडे। मन में क्या आता है आपके? जस्ट राइट योर चॉइस फास्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ। रिमाइंड मी ऑफ हिज बर्थडे। तो जब भी आप एक रिमाइंड वर्ड को यूज करते हैं, उसके बाद में मैंने कहा रिमाइंड मी, और जिस काम के लिए याद दिलाना है ऑफ लगा है वो काम लगा है। रिमाइंड मी ऑफ हिज बर्थडे, रिमाइंड मी ऑफ द मीटिंग। हम रिमाइंडर भी मोबाइल में सेट करते ही हैं। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस 10 वर्ड्स एंड द prepositions we use after them. Just keep in mind one thing. हिंदी से देखकर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप preposition को यूज करने की गलती कभी नहीं करें कि मे का मतलब इन होगा, से का मतलब फ्रॉम होगा, पर का मतलब ये होगा, ली का मतलब फॉर होगा। नो, दैट इज नॉट द रूल। ये रूल कुछ जगहों पर हमारे लिए काम कर सकता है, लेकिन जब हम वर्ड्स के साथ आते हैं, वर्ब्स के साथ आते हैं, उनके साथ जो preposition लगकर चलती है, इसका कोई रूल ट्रांसलेशन में नहीं आ सकता। उसको आपको डिक्शनरी में चेक ही करना पड़ेगा, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। So next time, make sure when you're using these words, you're not translating, rather you are checking in dictionary. Well, if you want more videos, please subscribe to the channel, and thanks for watching this video.